पैसे अक्सर एक पेन पॉइंट हो जाते हैं कपल्स के बीच में। We don't talk about money at all in homes. ये पेन पॉइंट खासकर तब बन जाते हैं जब सेपरेशन होता है। During the tenure of a marriage, assets should be 50-50. 82,000 करोड़ रुपए अभी अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, पीएफ्स में है, which is like an insanely high number. And थोड़ा harsh title था If I Die Before You. ये बुक शेल्फ के लिए नहीं, ये लॉकर के लिए है। पैसे अक्सर एक पेन पॉइंट हो जाते हैं कपल्स के बीच में। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। We don't talk about money at all in homes. ये पेन पॉइंट खासकर तब बन जाते हैं जब सेपरेशन होता है, जैसे हमने अतुल सुभाष के केस में भी देखा। तो आपके हिसाब से हाउ शुड कपल्स प्लान देयर फाइनेंस? पैसे के ऊपर लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है घरों में। अलग अलग घरों से आते हैं और दो लोग साथ में रहना शुरू करते हैं, वैल्यू सिस्टम अलग होता है। कोई ज़्यादा स्पेंड करता है, कोई किसी को सेविंग्स की आदत होती है। आप रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बिल्कुल क्लियर हो कि जो एसेट्स बनेंगे साथ में वो दोनों के नाम पे बनेंगे, जॉइंट नाम पे बनेंगे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अ मैरिज एसेट्स शुड बी 50-50, क्योंकि क्या होता है कई बार द वुमन स्टॉप्स वर्किंग बिकॉज ऑफ बच्चे आ जाते हैं, तो यू स्टॉप वर्किंग। जो आपने केस बताया भारत में टू प्रोटेक्ट द विमेन, क्योंकि उस सब जब ये लॉज आए हैं तब उस समय डाउरी डेथ्स बहुत होती थी। जब हम लोग वी वर ग्रोइंग अप तब पेट्रोल डाल के जला दिया बहू को क्योंकि वो दहेज नहीं लाई, वो बहुत केसेस होते थे। तो ये ड्रकोनियन से लॉज आ गए कि शादी के 7 साल के अंदर अगर कुछ होता है तो पूरा फैमिली जेल में है हस्बैंड का। So it's a pendulum. It has gone too far and there are people taking advantage of it. Okay? There's a corrupt system in place जिसमें they are taking advantage of these laws and harassing the husband's family. But उतने ही केसेस या उससे ज़्यादा हैं जहाँ जो वुमन है उसको उसका राइट नहीं मिल रहा है। कमा भी रही है पर एसेट्स आदमी के नाम पे बन रहे हैं। तो एक कहानी नहीं है भारत में, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हाउ डू यू प्रिवेंट दैट? आई थिंक शादी के पहले बहुत ज़रूरी है एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। हमारा स्पेंडिंग रेशो क्या होगा, हु स्पेंडिंग ऑन व्हाट, हाउ आर वी स्प्लिटिंग एक्सपेंसेस, हाउ आर वी बिल्डिंग एसेट्स, किसके नाम पे बन रहे हैं, कौन है नॉमिनी, और जो एसेट्स शादी के पहले बना लिए हैं वो उसका क्या सोच रहे हैं हम, वो भी जॉइंट है या वो योर्स इज योर्स, माइन इज माइन। कुछ लोग जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं दे आर ऑलरेडी वेरी वेल्दी, उनको ये डर लग रहा है रिलेशनशिप में आते ही ये सारा जो मैंने बनाया है इट्स एट रिस्क बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस लास्ट्स। सो मे बी प्रीनप्स भारत में नहीं होते, मे बी इट्स अ गुड आइडिया टू डू अ प्रीनप इन अ सर्टन वे टू से दैट जो अब तक बना लिया वो तुम्हारा, जो सपोज आई हैव अ लॉट ऑफ डेट, आई डोंट वांट टू लोड इट ऑन यू, फ्रॉम नाउ ऑन इट्स 50-50। ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट्स माइन इज माइन एंड व्हाट्स योर्स इज आल्सो माइन। दैट्स अ प्रॉब्लम। और अगर मेरे कुछ एंसेस्ट्रल एसेट्स हैं, आई डोंट थिंक द न्यू पर्सन, हस्बैंड और वाइफ, इज सडनली गॉट एक्सेस टू ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफेयर। लेट द मैरिज मैच्योर. After a while it doesn't matter, but till the time it matures and it settles down, I think it's good to keep existing assets before the relationship separate. जब साथ में हो गए हो तो वो assets जो बनते हैं वो half and half है। तो लेट्स से एक पार्टनर 75,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है एंड एक 25,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है। सो हाउ शुड दे गो अबाउट फिगरिंग आउट कि रोज के खर्चे कैसे स्प्लिट करें? really important question. हाँ, एंड स्पेशली डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। नहीं, डिस्क्रिशनरी आप अपने आप ऊपर रखो, ठीक है। जो जॉइंट एक्सपेंसेस है आई थिंक इट्स फेयर कि प्रो रैटा हो। इफ यू आर अर्निंग मोर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर, इफ यू आर अर्निंग लेस यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस। जॉइंट एक्सपेंसेस यूजली होंगे ग्रोसरीज के, डोमेस्टिक हेल्प के, जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, एंड देन जो डिस्क्रिशनरी है वो आप अपनी खर्चे से करो। So maybe have a joint account where you can contribute equal or pro rata. That is a negotiation between the couple. ताकि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, इक्वल ना हो। Yes. Should couples invest jointly in mutual funds and stocks या फिर individually? Invest in your own name, make your partner the nominee. And parents? Parents should have their own money by now, no? हाँ, okay. Right. I mean, actually you will inherit. Okay, so in most cases, the child will inherit. And what you can do is give them old age care. रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। अभी हम दिल्ली में बैठे हैं एंड मेरे पेरेंट्स तो बोलते रहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदो क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड शायद वो
इतनी बढ़ जाए कि अफोर्डेबल ना हो. सिंस आई वर्क एट ग्रो, मुझे स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर लगता है वर्सेस EMI भरना, Correct. राइट? तो आपको क्या लगता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक It's a ऑप्शन है? terrible investment. अरे वाई? It's a terrible. Buying a house to live in is a great idea. जब आपको उस सिटी में सेटल करना हो, 10-15 साल बिताने हो, तो तब खरीदो. अदरवाइज इन्वेस्टिंग के हिसाब से इट्स द वर्स्ट एसेट. एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई. आप इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो उस पर आपको रेंट आएगा. आप उसको खरीद के रेंट पे दोगे ना आगे. रेंट की यील्ड क्या है? व्हाट इज द इनकम यू आर गेटिंग? टोटल पूरे साल का रेंट डिवाइड बाय कैपिटल वैल्यू 1.5 to 2% आ रहा है सिर्फ. और अभी तो हमने कॉस्ट्स नहीं डाली है, मेंटेनेंस की, टेनेंट की, इसकी उसकी. और लेट्स टेक PPF रिटर्न 7.1% है आज. करेक्ट. लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न क्या है भारत में? 12 to 14% है. So one is the problem with return, the rent. Second is the nature of the asset. उसमें आपको आज चाहिए ही चाहिए कैश कंपोनेंट. कुछ लोकेशंस पे कम है कैश का कंपोनेंट, बट कैश तो चाहिए. तो जो सैलरी वाला है वो अपना वाइट मनी को क्यों ब्लैक में करेगा? राइट. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. देन इट्स अ क्लंकी एसेट. लिक्विडिटी नहीं है उसमें. आपको अगर चाहिए पैसा तो पूरा बेचना पड़ेगा. देयर इज अ कॉस्ट टू द बाइंग एंड द सेलिंग. स्टैम्प ड्यूटी भी आ जाता है. टू लिव इन इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. वो तो सबके पास रूफ ओवर माई हेड तो ज़रूरी है, बट देन यू डिसाइड कि इस शहर में रहना है और तब खरीदो. अदरवाइज आपको पता है EMI और रेंट का फ़र्क क्या है. अगर जो चीज़ आपको 25,000 रेंट पे मिल रही है, उसकी EMI आपकी 1 लाख की होगी. तो आपके पास इनकम भी नहीं है, आपको कहीं दूर सबर्ब में रहना पड़ेगा. तो वाई पुट योर सेल्फ इन टू दैट प्रॉब्लम? लिव ऑन रेंट टिल द टाइम यू डिसाइड कि इस शहर में रहना है. बाकी रही बात कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो हर एक टाइम जब भी आप खरीदोगे ऐसा ही लगेगा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस आर टू हाई. जब हमने खरीदा, प्रॉपर्टी इज ऑलवेज आउट ऑफ रीच. इट्स नॉट एनीथिंग न्यू. Got it. राइट. एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न देखो, रियल एस्टेट का RBI का डेटा है, 30 साल का रिटर्न है 9% एवरेज एनुअल है. पर ये इतना इंडिकेटिव नहीं है, क्योंकि अनलाइक एन इंडेक्स फंड फॉर एग्जाम्पल, जिसका रिटर्न हर एक को उतना ही मिलेगा, प्रॉपर्टी का इंडेक्स रिटर्न नहीं है. मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पार्क फेसिंग है या सी फेसिंग है या नाला फेसिंग है या क्या फेसिंग है. कहाँ पर है? नेबरहुड में कोई लाउड स्पीकर वाली जगह है. बिफोर गुड़गांव बिकेम गुड़गांव, इट वाज अ बफलो टाउन. इट वाज नथिंग. देयर वाज नथिंग देयर. हु न्यू इट वुड बिकम गुड़गांव? अब वहाँ पे एक साइबर हब आएगा एंड हु न्यू. सो द प्रॉपर्टीज हैव बीन अ मल्टीप्लायर. तो आपने जब खरीद रहे थे लोग फरीदाबाद गुड़गांव में, नहीं पता था कि क्या होगा. सो प्रॉपर्टी इज वेरी अनसर्टन. क्या ये आंसर डिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन कि इन्वेस्टर कौन है? मतलब 20s में कोई सिंगल पर्सन वर्सेस 30s में एक मैरिड कपल है. क्या ये आंसर आपके लिए चेंज होगा फिर? मैं तो प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखती भी नहीं हूँ. इट्स सच अ टेरेबल एसेट बिकॉज उसका मेंटेनेंस होता है. टेनेंट के साथ रजिस्ट्री करनी पड़ेगी. टेनेंट आके बैठ गया तो आप उसको कोर्ट लेके जाओगे. आप जब बिक्वीत करोगे एसेट तो बच्चे लड़ेंगे उसके ऊपर. बच्चे बाहर चले गए तो वो नहीं आके उसको क्लेम करेंगे, कोई घुस जाएगा उसके अंदर. आई हैव सीरियस प्रॉब्लम्स विद रियल एस्टेट. ये तो काफ़ी सच बोल दिया आपने. गॉट इट. बट फिर इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं. आपका एसेट एलोकेशन क्या है? So I have the one house that I live in. My family lives here. I have no other real estate. I will never buy anything else. I will never buy a second home. Okay, one home is enough. Baki everything is in mutual funds. Mutual funds is not just equity. Mutual fund is a vehicle जिसके थ्रू आप खरीदते हो stocks, bonds, gold, real estate और उनके combinations. You can then do diversification within equity. Bonds में you can do diversification between tenure, between credit risk, between liquidity, and you can do a lot within the bond portfolio. You want to add gold, there are gold ETFs. Now there are silver ETFs. And now through REITs, there's real estate through a mutual fund. Right? So I have all of my assets in mutual funds. Okay, I don't have a single stock. People are surprised. I know the finance. बट क्यों, ऐसा क्यों है कि क्या एक भी करना stock है? नहीं है? So what is money about? I don't want to spend my whole day looking at my portfolio. I write about money. I talk about money. But that's not something I think about all the time. My Got it. portfolio, I don't think I'll look at it once in 6 months.
इट हैज़ टू वर्क इन द बैकग्राउंड. मेरे को डर नहीं लगना चाहिए. मैंने नहीं देखा है कि मार्केट कितना गिरा है. तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया? मेरा एसेट एलोकेशन अपना है. आई डू माई एसेट एलोकेशन बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप. I stick to my asset allocation between equity and debt. Okay. So मेरा जो formula है वो I will decide the asset allocation and I will stick with it. अगर small caps बहुत बढ़ गए हैं तो I will sell at that point to come back to my allocation of small cap. So assume that my asset allocation for small cap in equity was 25. And then because of the run up in small cap वो 25 से 35 हो गया है. Okay. That's my cue to sell at the height of the market to come back to 25. वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लगता है ये कभी गिरेगा नहीं, और जब गिरता है तो लगता है क्यों नहीं बेचा. How do you know when to sell? When your asset allocation has gone up. That's the rule I actually use for myself. जब equity और debt का जो मेरा रेशो है वो चेंज हो गया है क्योंकि equity बहुत ज़्यादा रन अप कर गया, I will sell equity and invest in debt funds. डिफरेंट फंड्स डिफरेंट पॉइंट्स में अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी कि एक ही फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या फिर उनको शिफ्ट करते रहे फंड्स को? नहीं, शिफ्ट तो बिल्कुल नहीं करना है. साथ में रहो हमेशा. ठीक है. डेथ और डाइवोर्स ना आए. एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय क्लास का टॉपर नहीं चूज करो. जो टॉप क्वार्टाइल में कंसिस्टेंटली रहे उसको चूज करो. और जितनी बारी आप चेंज करोगे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. तो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू चूज फंड्स, इंडेक्स में ही रहो सिर्फ, बिकॉज उसमें फिर आपको यू डोंट हैव टू बाय एंड सेल. एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने पढ़ा, जो फाइल का आइडिया है, दैट आई इफ आई फाउंड डाई बिफोर यू. इफ आई डाई बिफोर यू वाला जो फाइल था. तो उसकी ना किताब हमने बनाई है, लेट्स टॉक लेगेसी, दिस वन. ओके. और दिस इज एक्चुअली अ वर्कबुक जिसमें आप अपने फाइनेंशियल डिटेल्स भर सकते हो. बैंक डिटेल्स, social media handles, passwords, public provident fund, PF, so all your financial details. So क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पे ना मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए थे लोगों के, especially women, and these are corporate women. Husband suddenly died and they had no idea. क्या assets हैं, क्या paper work है, क्या policies हैं, कुछ नहीं पता था उनको. क्योंकि कोई document, we don't plan to die ना. No one plans to die. So उस समय फिर मैंने एक सीरीज ऑफ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स किया था, एंड थोड़ा हार्श टाइटल था, इफ़ आई डाई बिफोर यू. थोड़ा हम लोग डेथ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं भारत में, कि अगर पूछ लिया कि विल है तो आप चाहते हो मैं मर जाऊँ, या लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछ लिया तो आप चाहते हो मैं मर जाऊँ. आई डोंट थिंक वी शुड make these emotional issues around death. We will all die. Okay, that's a certainty. The minute you are born, you know you will die. Just a time of when. तो मेरे घर में मैं देखती हूँ फाइनेंसेस सारे. ओके. तो मुझे ये लगा कि माय हस्बैंड एंड डॉटर, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ है, तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया. आजकल तो हर चीज़ पासवर्ड है ना, पासवर्ड नहीं है उसके पास तो वो क्या करेगा. करेक्ट. सो आई बिगैन टू डॉक्यूमेंट. फिर जो पब्लिशर है हापर कॉलिंस के, उन्होंने कहा इसकी आप किताब क्यों नहीं बना देते, लोगों को फ़ायदा होगा, एटलीस्ट रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे. तब ये लेट्स टॉक लेगेसी का आइडिया आया कि एटलीस्ट इट्स अ फाइनेंशियल प्लानर. इफ़ समथिंग हैपन्स टू यू, आपकी जो भी फैमिली है उनको ये एक किताब, आप ये बुक शेल्फ के लिए नहीं, ये लॉकर के लिए. मैं कहीं पढ़ रही थी कि करीब 82,000 करोड़ रुपए अभी अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, पीएफ्स में है, विच इज़ लाइक एन इंसेनली हाई नंबर. तो लेट्स से अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ होती है एंड दे नो कि उन्होंने ग्रो या कोई एएमसी या कोई बैंक अकाउंट में पैसे रखे, तो उस पैसे को क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है? हर एक का अलग अलग होगा. भारत में अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, उनका अलग सिस्टम है. इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें जो भी बेनिफिशियरी का नाम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इंश्योरेंस में जो भी जिसका भी नाम है उसको पैसा मिल जाएगा. ओके. जो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डोंट कीप द मनी. पीपल लाइक ग्रो एंड ऑल, दे डोंट ओन द मनी. मनी इज केप्ट बाय द म्यूचुअल फंड. सपोज समबडी डाइज तो उसमें नॉमिनी का नाम देखा जाएगा. तो बहुत ज़रूरी है कि आप बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, जो आपका डीमैट अकाउंट है उसमें नॉमिनी के नाम प्लीज़ ज़रूर डाल दें. भारत में थोड़ा अजीब है, कोर्ट्स का ये मानना है कि नॉमिनी और हेयर अलग चीज़ होती है. सेबी ने ऐसे किया है कि आप किसी भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें कि ये डेथ हुई है, डेथ सर्टिफिकेट है, ये नॉमिनीज़ के नाम है, ये मेरे आधार कार्ड है, ये रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है. आपने एक किसी को अगर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं तो पूरे सिस्टम में ये रिकॉर्ड हो जाएगा.
आपको हर म्यूचुअल फंड के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो कोर्ट विल इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। नॉमिनी उनके लिए वो है जो सेफ कीपिंग करता है, लीगल एयर रेगुलर जो फाइनल बेनिफिशियरी है। तो उसमें इट्स अ लीगल प्रोसेस। यूजुअली अपने बच्चों के नाम ही करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। वाइफ या हस्बैंड के नाम करते हैं या बच्चों के नाम करते हैं। एज ए यंग पर्सन जब करियर की शुरुआत होती है, पहला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो सामने आता है वो है पीपीएफ, राइट? मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पीपीएफ में पैसे क्यों फंसाने चाहिए? मेरा ये मानना है कि पहला प्रोडक्ट पीपीएफ नहीं है। आपका पहला प्रोडक्ट है एक इमरजेंसी फंड। क्योंकि Okay. आपको आपका आज ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कल के लिए भी प्लान करना। बट अनलेस यू सिक्योर योर टुडे, आप कल की कैसे चिंता कर सकते हो? इमरजेंसी फंड बनाने के बाद, थोड़े शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स के लिए थोड़ा एलोकेट करने के बाद, थर्ड एलोकेशन जो होगा वो पीपीएफ में होगा। तो ये जो इमरजेंसी फंड है ये कितनी बड़ी या छोटी होनी चाहिए? एक रफ रूल ऑफ थंब है कि आपका जितना महीने का खर्चा है एटलीस्ट 6 गुना उसका, 6 गुना। टाइम्स। तो अगर आप 50,000 कर रहे हैं तो उसको इंटू 6 कर दें, तो 6 महीने के खाने पीने, रेंट के पैसे, ईएमआई के पैसे होने चाहिए। कुछ हो जाता है, अगर जॉब चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एकदम ये पैनिक नहीं होता कि अब अगले महीने क्या होगा। फिक्स डिपॉजिट सबसे अच्छी चीज़ है उसके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट बोरिंग है और ये है, POV। पर ये तो जैसे कहना है ना कि साइकिल रिक्शा बोरिंग है। अब आपको पास के मार्केट में जाना है तो साइकिल रिक्शा पे जाओगे, आप प्लेन तो नहीं आएगा आपके लिए। तो इमरजेंसी फंड भी ऐसे ही है ना कि आप उसके लिए लॉन्ग टर्म वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है वो नहीं यूज़ करोगे। फिक्स डिपॉजिट आप जानते हैं आपके बैंक के थ्रू हो जाता है, ऐप के थ्रू हो जाता है, पैसा लिक्विड है, आपको जब चाहिए तो इंस्टेंटली पैसा आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी फंड एक एफडी में डाले। अगर आप जानते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को तो उसको यूज़ कर सकते हैं। Okay. पर पहले उसका समझना पड़ेगा। 16 तरह के डेट फंड्स होते हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा 2 या 3 जो अप्रोप्रिएट हैं इमरजेंसी फंड के लिए। एफडी का मेन डिबेट जब हम छिड़ते हैं तो उसमें यही आता है कि इन्फ्लेशन हमारे रिटर्न्स खा जाता है। हाँ, तो आपको ये नहीं लगता कि इमरजेंसी फंड को भी अगर हम एफडी के तौर पे कंसिडर करें, एट द एंड ऑफ द डे जब हम पैसे लेंगे या विड्रॉ करेंगे, इन्फ्लेशन की वजह से उनका रिटर्न ही शायद थोड़ा कम हो? तो जो इमरजेंसी का पैसा है ना उसमें मैं रिटर्न्स कंसिडर नहीं करती हूँ। ओके। आई विल लेट गो ऑफ रिटर्न्स सर्टेनिटी के लिए कि पैसा वहाँ है। लिक्विडिटी चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। सेफ्टी चाहिए कि कैपिटल वैल्यू कम ना हो जाए। प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए कि पैसा जब चाहिए तब है। करेक्ट। ये तीनों चीज़ें लिक्विडिटी इक्विटी दे सकता है, पर प्रिडिक्टेबिलिटी और सेफ्टी शॉर्ट टर्म में नहीं दे सकती है इक्विटी। लेट्स से एक मेंटल मॉडल प्रिपेयर करना हो टू प्लान दिस रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट? तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आपको एक्सट्रैपोलेट करना पड़ेगा कि कितना चाहिए। एंड आई विल गिव यू नंबर्स टिल 60, क्योंकि वो मैंने खुद वर्कआउट करे हुए हैं। आई डोंट नो अबाउट 50, ठीक है। बट आपकी जो भी एज है उसका इस समय जो एक्सपेंस चल रहा है साल का, उसको आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स करना पड़ेगा। सेबी की इन्वेस्टर की साइट है, Okay. उस पर ऑथेंटिक कैलकुलेटर्स हैं विच एनी वन कैन गो एंड यूज़। एंड आप इन्फ्लेशन का नंबर डाल दो 5%। ये हमारा लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन है कि भारत में बिटवीन 4 और 5 चलेगा। 5% डाल दो, 6% डाल दो, जो भी आपकी आज एज है उसको आप एक्सट्रैपोलेट करो 60 तक। ठीक है। 60 में एनुअल एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा अगर आप ऐसे ही खर्च कर रहे हैं जैसे आज खर्च कर रहे हैं। वी कैन नेवर गेट एन एग्जैक्ट नंबर। हाँ वही, वी कैन because नेवर। एट दिस एज मुझे पता नहीं कि 30 में मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, 40 में क्या होंगे। दुनिया की सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, वो रिटायरमेंट प्लानिंग है। क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारी स्पेंडिंग क्या होगी, हमारी इनकम क्या होगी, हमारी लाइफ कितनी होगी, इन्फ्लेशन कितना होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। तो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स। हम लोग सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि इतने करोड़ 540 रुपए, वो दैट्स नॉनसेंस। द ओनली टूल यू हैव इज टू एक्सट्रैपोलेट कि आप आज क्या खर्च कर रहे हैं और 60 पे क्या करेंगे। जो आज की खर्चा उसको आप इन्फ्लेट कर दो थोड़ा, उस पे थोड़ा मार्कअप डाल के फिर उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स करके, और जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 26 से उसको मल्टीप्लाई करें। एंड आई टेल द लॉजिक फॉर दैट। आपका रिटायरमेंट का नंबर हो जाएगा, वो इट विल बी इन सेवरल करोर्स एट दिस टाइम। इट विल बी 10 करोड़, 12, डिपेंडिंग ऑन हाउ यंग यू आर, व्हाट योर एक्सपेंसेस आर, इट विल बी इन दैट बॉल पार्क। मैंने ये नंबर्स किए थे तो काफ़ी अजम्पशंस के साथ किए थे। मैंने इन्फ्लेशन को ओवर एस्टिमेट किया, मैंने रिटर्न्स को अंडर एस्टिमेट किया। 60 के बाद पैसे कम ना पड़े। आई शुडंट हैव मोर लाइफ देन मनी। मेरा पैसा ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वाली डेकेड्स होते हैं जब मेडिकल एक्सपेंसेस हाई होते हैं।
इफ आई ईट इनटू माय कैपिटल, सारा अगर खर्च कर लें कैपिटल, एफडी में तो इंटरेस्ट आता है, इमेजिन आप एफडी के प्रिंसिपल को भी यूज कर रहे हो, तब 18 टाइम्स जो भी आपका रिटायरमेंट 60 की उम्र पे खर्चे का, एनुअल खर्चे का नंबर आया है, उसको अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो एट एज 100 आपका कॉपस गोज टू 0. सब कुछ खत्म, मतलब देयर इज नथिंग टू लीव, एंड इफ यू लिव टू 101 यू आर ऑन द स्ट्रीट. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड वे टू डू दिस. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 35 तो आपका कॉपस कभी खत्म ही नहीं होगा. पूरा जितना बचेगा आप सिर्फ उसके ब्याज या डिविडेंड पे रहोगे. पूरा कॉपस आप अपने बच्चों को देके जाओगे. दैट्स टू लार्ज अ नंबर फॉर एन एवरेज फैमिली. तो बीच का नंबर है 26 टाइम्स. 25-26. सी अगेन बॉल पार्क नंबर्स. इसमें जो कैलकुलेशन है वो ये, आप आधा कैपिटल यूज कर लोगे और आधा यू विल बिक्वीथ टू योर नेक्स्ट जनरेशन. उसमें इतना एल्बो रूम है कि आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे. रूल ऑफ थंब है 100 माइनस योर एज, उतना इक्विटी होना चाहिए. तो इफ यूर 20 आपका 80% इक्विटी में, इफ यूर 30 70% इक्विटी में, उसको 75 कर लो, 80 कर लो. बट आई विल नेवर रिकमेंड 100% इक्विटी, बिकॉज जैसे अब मार्केट्स डाउन है, जिसका एलोकेशन अच्छा है दे आर नॉट क्राइंग एट ऑल, बिकॉज उनका डेट ने उसको संभाला हुआ है. जिसका सिर्फ स्मॉल कैप इक्विटी में था, दे आर ब्लीडिंग वेरी बैडली. अभी तो रो रहे हैं बिकॉज जिन लोगों ने 2020 के बाद एंटर किया मार्केट में, खासकर स्मॉल कैप फंड्स के थ्रू, उनको तो क्रेजी रिटर्न्स मिली. बट अब 15 to 20% करेक्शन है. स्विमिंग करने जा रहे हो, सीधे समुद्र में जा रहे हो, आप तो मरोगे ना. पहले शैलो में स्विम करना सीख लो. राइट. बेसिक्स तो सीख लो मार्केट के. बट अगर वो करंटली स्मॉल कैप फंड्स होल्ड करें, शुड दे मूव टू लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स, और टिके रहना है स्मॉल कैप में, सी दिस थ्रू? आई डोंट नो व्हाट they have just bought because it was selling. FOMO हो गया. terrible strategy to have. I would say begin from zero. Take it as एक बड़ा expensive lesson आपने learn किया. Take it as that, कि पैसे गंवा के, और इस समय गंवाए जब आपकी इनकम कम थी. गुड कि आपने 50 साल की उम्र में ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि तब एसेट्स होते हैं खोने के लिए और लोगों के खोते हैं. I met somebody, very senior person, I will not tell you which sector, was very scary. I had कहीं गए थे और वो मुझे फॉर्मूला दिखा रहे थे उस समय जब मार्केट पूरा पीक पे था, कि कैसे पूरी उन्होंने रिसर्च करी हुई थी कि कैसे डिफरेंट फंड्स डिफरेंट टाइम में पीक करते हैं, और वो साइकिल रोटेट कर रहे थे अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस के साथ जो उनका आने वाला था, जो लाइक ही वाज अबाउट टू रिटायर. सो आई रिमेंबर टेलिंग कि बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें. या ये तो अलग ही मैथ चल रही है. बहुत ज़्यादा अलग मैथ्स चली थी. पर उस समय जब मार्केट ऊपर होता है ना, तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा. सब एक्सपर्ट बन जाते हैं. हाँ, सब एक्सपर्ट बन जाते हैं. काफ़ी लोग कह रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड को और ज़्यादा इंक्लूड करें. बट हाउ मच गोल्ड इज टू मच गोल्ड? या सो अगेन आई कीप कमिंग बैक टू एसेट एलोकेशन, कि आपकी जो खाने की थाली है उसमें आप कितना अचार खा लोगे, कितना है ना. तो योर अचार कैन नॉट बी योर मील. गोल्ड का रोल है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, वो सब उसके रोल है. तो हम लोग टिपिकली कहते हैं 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो. एंड इसलिए गोल्ड को ज़्यादा करना क्योंकि उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, इट्स सेल्फ डिफीटिंग, बिकॉज आप यू हैव टू बिल्ड एन एलोकेशन. अदरवाइज आप यही करते रहोगे, अभी गोल्ड बढ़ा है, अभी सिल्वर बढ़ा है, अब प्लैटिनम बढ़ रहा है, यू विल कीप मूविंग एसेट टू एसेट. सो यू फिक्स योर एलोकेशन. Amazing. On that note, thank you so much for your time, Monica. You're very welcome. I loved the conversation. Thank you. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.